हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली बार विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में जो मैंने एक YouTube वीडियो बनाया था, उसके बाद कई लोगों का मेरे पास कॉल आया जिसमें कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड क्वेरीज थी लोगों के मन में। स्पेशली उन लोगों के मन में जिनको किसी तरह का रक्त जनित कोई विकार, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर या किसी तरह का कैंसर था। तो उन लोगों के मन में कई तरह के विचार थे कि हमें वैक्सीन कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कई तरह की भ्रांतियां थी। तो मैंने सोचा एक इंफॉर्मेशनल वीडियो इस पर भी बनाया जाए। तो आज का जो मेरा विषय है वो है कोविड-19 वैक्सीनेशन इन हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी पेशेंट। तो बेसिकली जो इस तरह के मरीज हैं जिनमें कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई दवाइयां इस तरह की चल रही हैं या जिनको किसी तरह का कैंसर है, उनमें कोविड-19 की जो वैक्सीन अभी उपलब्ध है और अभी जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इन मरीजों में वैक्सीनेशन लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने कुछ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया है। मैं स्क्रीन आपके साथ पहले से शेयर करता हूं एंड देन उसी के अनुरूप मैं बात करूंगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि मेरा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोविड-19 वैक्सीनेशन इन हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, बाल एवं शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स PHO फेलो हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजी में है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में तथा समूचे विश्व में कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी 18+ वालों को भी कोविड-19 वैक्सीनेशन चालू हो गए हैं और दूसरे देशों में जैसे अमेरिका वगैरह में तो और भी यंगर एज ग्रुप 16+ और इवन 12 to 16 ईयर्स को भी कोविड-19 वैक्सीनेशन चालू हो गए हैं। तो मैं आज का डिस्कशन जो है स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब हमारे डॉक्टर्स और उन मरीजों के लिए मैंने बनाया है जो इस तरह की बीमारियों से सफर कर रहे हैं और उनके मन में कई तरह के डाउट्स हैं वैक्सीनेशन को लेकर। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको एक सरल भाषा में आपको समझा सकूं। इट विल बी अ मिक्स्ड डिस्कशन इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मेरी आज की वार्ता है उसके जो रेफरेंसेस हैं वो आपके सामने हैं। मैंने कुछ इंटरनेशनल रेफरेंसेस लिए हैं बिकॉज इंडिया में ऐसी स्टडीज अभी नहीं हुई हैं, पर विदेशों में कई इस तरह की स्टडीज हुई है और कई तरह के रिकमेंडेशंस हैं। तो जैसे पहला रिकमेंडेशन मेरा ब्रिटिश कोलंबिया सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, जो कि गाइडलाइंस हैं लेटेस्ट 26 अप्रैल 2021 की। देन BSH, दैट इज ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी एंड रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, 21 दिसंबर 2020। लैंसेट हेमेटोलॉजी, it's a well known journal, February 2021. American Society of Hematology, ASH, 5th April 2021. तो जो बेसिकली जो मैं गाइडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये गाइडलाइंस इन्हीं रेफरेंसेस में से ली गई है। एक चीज और हमें समझना पड़ेगा कि जो भी गाइडलाइंस हमारे इस प्रेजेंटेशन में है या जो अभी तक बनी है, वो अभी तक के तथ्यों के आधार पर है और कोविड-19 एक भयावह तथा नई बीमारी है। तो गाइडलाइंस समय के साथ बदलती भी रहती हैं और जैसे जैसे समय के साथ ये अपडेट होंगी तो मैं कोशिश करूंगा इसको आपके सामने लाने में। तो जैसा कि हमें पता है कि हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की जब हम बात करें तो बेसिकली एक ये जनरल परसेप्शन हमारे बेसिक पेशेंट्स के लिए मैं दे रहा हूं कि दो तरह के बेसिक डिसऑर्डर्स हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में हम डील करते हैं। एक तो मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स हैं, एक बिनाइन डिसऑर्डर्स। तो जो हमारे बिनाइन डिसऑर्डर्स हैं उसमें जैसे हमारा अनीमियाज हैं, जिनको हम खून की कमी होना कहते हैं, इसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया और तरह के इनहेरिटेड अनीमियाज हो गए।
जिसमें हमारा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कोगुलोपैथीज हो गई, थ्रोम्बोफिलियाज हो गए। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं, थ्रोम्बोसिस है, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम बिनाइन डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें किसी तरह के कैंसर के लक्षण नहीं होते और दूसरी तरह की रक्त विकार होते हैं, जिनके लिए समय समय पर या जीवन पर्यंत लोग दवाइयां लेते रहते हैं। दूसरे हमारे मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स हैं। मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स वो है जिनको हम आमतौर पर कैंसर की संज्ञा देते हैं। उसमें हमारे हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं या सॉलिड ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो जो आज का डिस्कशन है उसमें मैंने सॉलिड ट्यूमर्स को अलग रखा है। सॉलिड ट्यूमर्स के गाइडलाइंस के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा। बेसिकली जो बिनाइन हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और मैलिग्नेंट हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। सो जो हमारे मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स है उसमें कॉमन ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे जो है डिसऑर्डर्स कॉमन है। उसके अलावा हमने कुछ गाइडलाइंस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में और CAR T सेल पेशेंट्स के बारे में जो गाइडलाइंस है वो भी मैंने लास्ट में मेंशन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जितने भी हमारे रिकमेंडेशंस अभी तक की हैं, चाहे वो ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी की रिकमेंडेशन हो, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी की रिकमेंडेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो है कि इस तरह के जो मरीज हैं इन्हें हमें एक्सट्रीमली वल्नरेबल ग्रुप में कंसीडर करना चाहिए। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जिस तरह से हमारे देश में हम ओल्ड एज पेशेंट्स या कार्डियक पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स को हम हाईली वल्नरेबल ग्रुप में जोड़ते हैं और उन्हें प्रेफरेंशियली वैक्सीनेट करते हैं, तो जितनी भी गाइडलाइंस हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स के लिए हैं वो बार बार इस चीज पे जोर देती हैं कि इन्हें हमें एक्सट्रीमली वल्नरेबल ग्रुप में कंसीडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं दे आर हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। तो कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं? जैसे पेशेंट्स विद हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड कैंसर्स, then bone marrow transplant and hematopoietic stem cell transplant recipients। इम्यूनोसप्रेशन या तो बीमारी की वजह से या तो दवाई की वजह से, कई ऐसी दवाइयां हैं जिनसे इम्यूनोसप्रेशन होता है, जैसे कीमोथेरेपी है, स्टेरॉइड्स हैं, या बीमारी से ही इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, कई तरह की बीमारियां हैं। देन एस्प्लीनिया और स्प्लीन डिस्फंक्शन, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का स्प्लीन काम नहीं कर रहा है, जैसे सिकल सेल एनीमिया और दूसरे डिसऑर्डर्स में होता है, या हमने स्प्लीन निकाल दिया है, जैसे थैलेसीमिया और दूसरे डिसऑर्डर्स में हम स्प्लेनेक्टमी करते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स, या जिन पेशेंट्स को हमें CAR T सेल थेरेपी हमने दी है। CAR T सेल थेरेपी एक नई तरह की थेरेपी है जो कि मैलिग्नेंट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इंडिया में भी चालू हो रही है, पर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमनली कुछ डिसऑर्डर्स में दी जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि ये सारे ग्रुप जो है एक्सट्रीमली वल्नरेबल ग्रुप हैं। तो जो हमारा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो मेरा एक मैसेज है वो ये है कि इन्हें हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना है। ठीक है। देन जो नीचे आप देख सकते हैं कि इमीडिएट कांटेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इस तरह के मरीज हैं उनके इमीडिएट कांटेक्ट, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके साथ रहने वाले लोग तथा हेल्थ केयर वर्कर्स, हम डॉक्टर्स, नर्सेस जो इन तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होता है, तो अगर हम इनको वैक्सीन लगाते हैं तो वो वैक्सीन इनमें कितना असरदार होगा इस पे कोई स्टडीज नहीं है। और एक सिंपल अगर हम हाइपोथेसिस से सोचें तो अगर एक जनरल व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर वैक्सीन 90% उसका असर होता है, उसकी एफिकेसी होती है, तो इस तरह के मरीजों में उस वैक्सीन की एफिकेसी हो सकता है 60 या 70% या उससे भी कम। तो इन पेशेंट्स में वैक्सीनेशन तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकते। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम इनको वैक्सीनेट करते हैं उसके बाद भी इनका रिस्क इन्फेक्शन पकड़ने का बना रहता है। इसीलिए इनके आसपास के लोग भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए इनको बचाने के लिए। और वैक्सीनेशन के बाद भी जो भी हमारे कोविड-19 प्रोटोकॉल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए इन पेशेंट्स के साथ। तो ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं
जो मैं आज के उसके माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से देना चाहूँ। हमें पता है कि कोविड-19 में कई तरह की वैक्सीन हैं, अलग अलग देशों में उपलब्ध हैं। इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड सबसे कॉमनली जो हमारे यहाँ वैक्सीन उपलब्ध है। उसके अलावा स्पुतनिक 5 और इवन फाइजर वैक्सीन के बारे में भी अभी बात चल रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इस प्रेजेंटेशन में देखें तो जो हमने ये टेबल लिया हुआ है, इसमें अगर हम सेकंड कॉलम देखें, सुटेबल फॉर पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम, तो जितने भी वैक्सीन हैं मोस्टली, चाहे आरएनए वैक्सीन हो जिसमें हमारा फाइजर मॉडर्ना वैक्सीन है, या वायरल वेक्टर वैक्सीन हो। वायरल वेक्टर वैक्सीन में हमारा जैसे ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेसिया से जो हमारा वैक्सीन कोविशील्ड लिया गया है, होल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो जिसमें हमारा की कोवैक्सीन आता है, या प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन हो, सारे वैक्सीन वीक इम्यून सिस्टम वाले मरीजों के लिए सेफ है। ये रिकमेंडेशंस हैं। तो ये चीज हमारे दिमाग से पहले तो हमें ये निकाल देना है कि इस तरह के मरीजों में कोई भी वैक्सीन लगाना या कोई वैक्सीन लगाने के बारे में जो भी हमारे कंफ्यूजन्स हैं, चाहे हम कोई भी वैक्सीन लगाएंगे, वो सारे वैक्सीन इन पेशेंट्स में सेफ है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम क्यों इन मरीजों को वैक्सीनेट करें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पेशेंट्स हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनके इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हैं, इनमें दूसरे इन्फेक्शंस के खतरे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली भी कोई मुझसे ये बात कह सकता है कि जितने भी ट्रायल्स वेस्टर्न कंट्री में वैक्सीनेशन को लेकर हुए हैं, क्या इन ट्रायल्स में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है? आंसर इज लगभग ना के बराबर। तो कोई भी ट्रायल अलग से इस तरह के इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट्स को लेकर नहीं हुआ है, लगभग ना के बराबर। किसी किसी ट्रायल में रैंडमली कुछ परसेंट पेशेंट रहे हो तो उसके बारे में नहीं कह सकते। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये वैक्सीन की जो एफिकेसी है इन पेशेंट्स में अननोन है। तो ये कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि अगर ये दो चीजें हैं कि भाई कभी ट्रायल हुआ नहीं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को लेकर और एफिकेसी वेरिएबल है, तो हमें फिर भी क्यों वैक्सीन देना है? तो उसका एक बहुत सिंपल सा उत्तर है जो मैं आपको देना चाहता हूं और बहुत फर्म बिलीफ के साथ देना चाहता हूं, क्योंकि ये भी स्टडी से प्रूव है। बिकॉज आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का टाइम है। जिस चीज के लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं हम उनके बारे में ही बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस ये है कि ये देखा गया है कि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, जो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, इनमें मॉर्टेलिटी और आईसीयू एडमिशन जनरल पॉपुलेशन का लगभग 4 गुना है कोविड-19 में। तो ये देखा गया है कि अगर एक जनरल पॉपुलेशन का कोविड-19 में जो भी रिस्क फैक्टर है, इन्फेक्शन, मॉर्टेलिटी, आईसीयू एडमिशन, मतलब सीवियर इन्फेक्शन का, वो इन पेशेंट्स में जनरल पॉपुलेशन से 4 गुना है। ये स्टडी में प्रूव हुआ है। दूसरा ये भी देखा गया है कि अमंग दीज पेशेंट्स, जो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर और कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो जिनमें कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हो रहा है और जिनमें कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है, इनमें मॉर्टेलिटी का जो रेशियो है वो लगभग 40 टाइम्स। तो अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है इन पेशेंट्स में, अगर हम इनको उस पेशेंट्स मतलब हेमेटोलॉजिकल और कैंसर डिसऑर्डर के ही उन पेशेंट से कंपेयर करें जिनमें कोई और इन्फेक्शन हो रहा है, तो कोविड-19 से इनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये दो एविडेंस ही अपने आप में ये बताते हैं कि अगर हम रिस्क बेनिफिट एनालिसिस की बात करें, रिस्क बेनिफिट, तो रिस्क तो ना के बराबर है और बेनिफिट कई गुना है। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, कोई एडवर्स इफेक्ट रिस्क फैक्टर नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वैक्सीन या तो एमआरएनए वैक्सीन हैं या वायरल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं। लाइव वैक्सीन अभी हम कहीं दे नहीं रहे अपने देश में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट्स लगभग ना के बराबर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज हर्ड इम्यूनिटी। तो जब हम क्लोज कॉन्टैक्ट को वैक्सीनेट कर देते हैं या उनके हेल्थ केयर वर्कर्स जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, और प्लस अगर वो पेशेंट्स भी वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो ओवरऑल हमारे कंट्री या हमारे वर्ल्ड की जो हर्ड इम्यूनिटी है उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। और अल्टीमेटली कोई भी पैंडेमिक को रोकने का बहुत बड़ा जो हथियार है या शस्त्र है वो हर्ड इम्यूनिटी है।
तो ये 4 पॉइंट्स बहुत फेवरेबल है। तो ये मेरे ख्याल से मैं आंसर दे पा रहा हूं इस तरह की क्वेरीज का, कि कई लोगों को जो इस तरह के साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक या लेमैन लैंग्वेज में भी कई लोग जब इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एविडेंसेस हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इन पेशेंट्स में, बट वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अलावा हमारे पास कोई ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है जहां पे हमें वैक्सीनेशन देने के लिए या लेने के लिए सोचना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। हमें पता है न्यूट्रोपीनिया मतलब जब WBC काउंट या न्यूट्रोफिल काउंट जो है पेशेंट का कम हो जाता है। इट माइट बी बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, इट माइट बी बिकॉज ऑफ डिजीज इटसेल्फ। तो अगर फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया अंटिल वेल, इसका मतलब यह है कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया में है, अगर पेशेंट फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया में है, उसका एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इज लेस देन 500 या एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट कम होने के साथ साथ उस पेशेंट्स को सिम्टम भी है, मतलब वो बीमार है या तो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है या उसको फीवर आ रहा है या कोई और सिम्टम है, तो हम तब तक वेट करें जब तक पेशेंट वेल नहीं हो जाता। तो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कि हम कभी नहीं देंगे, बट जब तक सिम्टोमेटिक हम नहीं देंगे। सेकेंड इज हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। अगर वैक्सीन के जो नॉन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे PEG है, पॉलीसॉर्बेट 80 है, जो कि हम वैक्सीन स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो कई लोगों में अगर उसकी एलर्जी का एविडेंस है तो उनमें हम यूजुअली वैक्सीन अवॉइड करते हैं। या पिछला कोविड-19 वैक्सीन डोज से कोई एनाफिलैक्सिस हुई है तो हम उसमें फर्दर सेकेंड डोज के लिए अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उस व्यक्ति को किसी और इंजेक्शन से एलर्जी है, सो दैट इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन, है ना। तो अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन या कोई इंजेक्शन लिया था और हमको फलाने इंजेक्शन से एलर्जी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वैक्सीनेशन उसको नहीं देंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट वैक्सीनेशन उसको वॉच करेंगे फॉर एनी एलर्जिक रिएक्शन, जो कि हम करते हैं। हमें पता है कि जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें वी हैव ए 30 to 40 minutes of waiting period for immediate post vaccination effects। तो हम ये करते हैं, तो हम उसको वेट एंड वॉच करेंगे फॉर एलर्जिक कोई सिम्टम्स या साइंस के लिए, और अगर नहीं है तो ठीक है, इट विल बी जस्ट लाइक ए जनरल पॉपुलेशन। एंड देयर इज नो डाटा ऑन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर वैक्सीन। सो अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं है कि हम कोविड-19 वैक्सीन के साथ कोई रूटीन वैक्सीनेशन करें, है ना। तो वो हमें लगभग 14 दिन का अंतर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोविड-19 वैक्सीन देना है तो उसके 14 दिन पहले और 14 दिन बाद कोई और वैक्सीन ना दे, जिससे हम ये देख सकें कि कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई भी साइन सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जहां पे हमें सोचना है। एक तो फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया जो सिम्टोमेटिक हो, एक बार अगर क्रोनिक न्यूट्रोपीनिया है, जैसे मान लो किसी बीमारी की वजह से सीवियर प्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट है, उसको न्यूट्रोपीनिया चला आ रहा है लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, गिव वैक्सीन, वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सो क्रोनिक न्यूट्रोपीनिया, एसिम्प्टोमेटिक न्यूट्रोपीनिया इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू नॉन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स है तो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कोविड-19 प्रीवियस डोज को एनाफिलैक्सिस या कोई को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन का डाटा नहीं है। यही बेसिक ग्रॉस है जहां पे हमें सोचना है, अदरवाइज हमें बाकी किसी जगह पे वैक्सीनेशन के बारे में नहीं सोचना। तो अब हम कुछ इंडिविजुअल 6-7 ग्रुप में हमने डिसऑर्डर्स डिवाइड किए हुए हैं, जिनमें पहले हम बिनाइन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, देन मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, और नॉर्मली जो रिकमेंडेशंस अभी लेटेस्ट हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। सो सबसे पहले हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जहां पे पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीड होता है या ब्लीडिंग कोगुलेशन नहीं होता है। सो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं हीमोफीलिया के पेशेंट्स हम देखते हैं, वॉन विल्ब्रांड डिजीज के पेशेंट्स हम देखते हैं। तो इन पेशेंट्स में पहली बात तो ये है कि कोई एडिशनल रिस्क कोविड-19 इन्फेक्शन का नहीं होता, क्योंकि ये कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट नहीं है। इन पेशेंट्स में कोई इम्यूनो सप्रेस स्टेट नहीं है, इन पेशेंट्स में कोई कीमोथेरेपी नहीं चल रही है, तो कोई एडिशनल रिस्क नहीं है कोविड-19 वैक्सीनेशन का। पहली चीज हमें ध्यान देना है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, बिकॉज दे आर पेशेंट्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। बेसिकली इनमें जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो लोकल साइट ब्लीडिंग या हिमेटोमा बनना या ब्रूजेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल, अगर पेशेंट सीवियर हीमोफीलिया का है, सीवियर हीमोफीलिया कब कहेंगे, लेस देन 1% हमारा
फैक्टर 8 या फैक्टर 9 लेवल है और फैक्टर प्रोफिलैक्सिस पे है ऑलरेडी, तो हमें प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ फैक्टर कंसंट्रेट देकर फिर IM वैक्सीनेशन देना चाहिए, जिससे हम उसको सीवियर हीमोफीलिया से माइल्ड या मॉडरेट रेंज में लाके एंड देन वी कैन गिव। अगर माइल्ड डिजीज है यू कैन गिव वैक्सीन, बिकॉज अगर माइल्ड डिजीज है तो ऑलरेडी हमारा जो फैक्टर लेवल है वो इट इज ऑलवेज हायर ऑन द हायर साइड, तो माइल्ड डिजीज में हम दे सकते हैं। बस हमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि इन पेशेंट्स में जो भी हमारा IM वैक्सीनेशन साइट है एटलीस्ट 5 मिनट हम उसको प्रेस करके रखेंगे, कंप्रेस करके रखेंगे, जिससे क्लॉटिंग हो जाए और कोई भी ब्रूजेस ना बने। सो दैट प्रेशर एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर पेशेंट्स विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हम बाद में बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन कोई पेशेंट अगर एमिसीजुमाब में है, दैट इज हीमोफीलिया में जो हम देते हैं, तो उनको भी हम माइल्ड केसेस की तरह कंसीडर करें और वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अदर पेशेंट्स इसके अलावा कोई है तो इंडिविजुअल पेशेंट्स टू पेशेंट बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। सो देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन एज सच। तो हमने देखा इवन सीवियर हीमोफीलिया का अगर पेशेंट भी है और फैक्टर प्रोफिलैक्सिस पे है, सो गिव अ प्रोफिलैक्टिक डोज एंड गिव वैक्सीनेशन, बाकी में तो कोई डाउट ही नहीं। तो ये हमें दिमाग में नहीं रखना कि पेशेंट हीमोफीलिया का है हम उसे IM वैक्सीनेशन देंगे, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन गिव अ जेंटल कंप्रेशन फॉर 5 मिनट्स, और इफ इट इज सीवियर हीमोफीलिया गिव फैक्टर एंड देन गिव वैक्सीनेशन। ओके। देन कई पेशेंट्स होते हैं जो ओरल एंटीकोगुलेशन पे है, जहां पे थ्रोम्बोसिस का रिस्क है या पेशेंट एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे है, थ्रोम्बोफिलिया के पेशेंट्स हैं। इन पेशेंट्स में हमें हमारे क्या रिकमेंडेशंस है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर पेशेंट वारफरिन पे है और INR लेस देन 3 वाज मेंटेन, सो हमें पता है कि हमारा जो INR का रेंज है वो अप टू 2.5 हम यूजुअली मेंटेन करते हैं। तो अगर पेशेंट का INR लेस देन 3 पहले से मेंटेन था तो कोई दोबारा रिपीट करने या मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, वी कैन गिव वैक्सीनेशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर पेशेंट का INR मोर देन 4 था, ठीक है, या मल्टीपल एंटीकोगुलेशन पे है, देन वी हैव टू डिसाइड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर पेशेंट वारफरिन थेरेपी पे है, INR is maintained less than 3, no worries, no monitoring, give vaccination. If INR is more than 4 or the patient is on multiple anticoagulants, then decide on individual basis. That is the first rule. Second is patients on direct oral anticoagulants, जिनको हम DOACs बोलते हैं, like apixaban, dabigatran, rivaroxaban. तो ये जो पेशेंट्स डायरेक्टली ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे हैं, इनमें हम वैक्सीन दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि सेम डोज, जिस दिन हमें वैक्सीनेशन देना है उस दिन का डोएक का डोज हम स्किप करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। तो जो रिकमेंडेशंस हैं, ऐश का भी रिकमेंडेशन है और BSH का भी रिकमेंडेशन ये है कि अगर पेशेंट डायरेक्टली ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे है, यू कैन स्किप द डोज ऑफ directly oral anticoagulant of that same day of vaccination and give vaccine. That's all. उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। Even recommendation तो ये है कि you can give vaccine with dose also. But अगर आपके दिमाग में आप same day का dose miss करो, then again restart the dose. Then the patient on low dose aspirin. So low dose aspirin में कोई recommendation नहीं है change करने का, because aspirin in low dose does not cause any bleeding risk as such. सो जो 75 मिलीग्राम एस्पिरिन हम दे रहे हैं उस पे वैक्सीन आप बिल्कुल नॉर्मली दे सकते हैं। अगर पेशेंट लो डोज एस्पिरिन में जनरली कई पेशेंट्स रहते हैं, कार्डियक पेशेंट्स भी रहते हैं, है ना, तो उनमें कोई सोचने की बात नहीं है, गिव रूटीनली एज अ नॉर्मल वैक्सीनेशन। देन अगर पेशेंट लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन पे है, अगर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन थेरेप्टिक डोज पे अगर पेशेंट है या फोंडापोरिनॉक्स पे है, then again we have to skip or delay the anticoagulant dose on the day of vaccination. That is important. And 5-minute pressure application. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें LMWH और फोंडापोरिनॉक्स के साथ है। अगर पेशेंट LMWH थेरेप्टिक डोज पे है या फोंडापोरिनॉक्स पे है, skip the dose on the day of vaccination. That is the first thing. And firm pressure application for 5 minutes. So firm pressure application for 5 minutes you can do for all the patients where you have a bleeding risk. But हमें ये समझना है कि अगर पेशेंट वारफरिन पे है तो INR हमारा मेंटेन्ड है, कोई रिस्क नहीं है। डोएक है, उस दिन का डोज स्किप करो, कोई रिस्क नहीं है। लो डोज एस्पिरिन, कोई रिस्क नहीं, गिव वैक्सीनेशन। और अगर LMWH थेरेप्टिक डोज या फोंडापोरिनॉक्स पे है, स्किप द डोज एंड गिव प्रेशर एप्लीकेशन इन ऑल द केसेस। सो दैट इज द रिकमेंडेशन एज फॉर नाउ। ठीक है। थर्ड इज पेशेंट्स विद हीमोग्लोबिनोपैथीज और इनहेरिटेड एनीमियाज। तो मैंने
अपने इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के प्रेजेंटेशन में भी इसके बारे में बात किया था। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिनोपैथी के पेशेंट्स हैं, सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया है, हीमोग्लोबिन सी डिजीज है या अदर इनहेरिटेड अनीमियाज हैं, इनमें जब हम कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात करते हैं, सो दे आर अगेन हाई रिस्क ग्रुप, मस्ट बी वैक्सीनेटेड। तो इट इज ऑलवेज यस 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 फॉर वैक्सीनेशन इन दीज पेशेंट्स एंड दे शुड बी वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि आप ये देखिए कि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, इनमें ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। पेशेंट ऑलरेडी फंक्शनल एस्प्लीनिया में है, स्प्लीन उनका काम नहीं कर रहा है, या तो हाइपर स्प्लीनिज्म में है, ऑलरेडी पैनसाइटोपिनिया हो रखा है, या तो पोस्ट स्प्लीनेक्टमी है, स्प्लीन ऑलरेडी निकला हुआ है। देन पेशेंट्स में मल्टीपल वैसो ऑक्लूसिव एपिसोड्स हो रहे हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम्स हो रहे हैं सिकल सेल में। पेशेंट आयरन ओवरलोड में है, थैलेसीमिया सिकल सेल में कार्डियक आयरन ओवरलोड है, ऑलरेडी कार्डियक कॉम्प्रोमाइज है, हेपेटिक आयरन ओवरलोड है, ऑलरेडी लिवर डैमेज है, बोन मिनरल डेंसिटी ऑलरेडी अफेक्टेड है, पेशेंट ऑलरेडी ग्लूकोज इंटॉलरेंस या डायबिटिक है, ठीक है। साथ में और एंडोक्राइनोपैथी जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ओवरऑल ग्रोथ फेलियर है, और क्या चाहिए, है ना। तो एक लेमैन या जनरल टर्म में हमें देखा जाए तो जो जो हमारे रिस्क फैक्टर हम अलग अलग देखते हैं, ओल्ड एज, कार्डियक, डायबिटिक, ये सारे रिस्क फैक्टर इन पेशेंट्स में। सो इनमें एज बस को आप छोड़ दीजिए, तो दे आर यंग एज विथ ऑल द रिस्क फैक्टर्स। तो हमें ये चीज समझनी है कि वी हैव टू वैक्सीनेट देम ऑन प्रायोरिटी। तो ये हाई रिस्क ग्रुप है फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 इन्फेक्शंस, सो दे शुड बी वैक्सीनेटेड। दूसरी चीज, कई लोगों का उसमें डिस्कशन है, जो मैंने पिछले अपने प्रेजेंटेशन में भी बोला था, फॉर लो डोज एस्पिरिन। सो जो पोस्ट स्प्लेनेक्टमी पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम 5 लाख प्लेटलेट काउंट से अगर ऊपर होता है तो हम लो डोज एस्पिरिन देखते हैं इन थैलेसीमिया पेशेंट्स। और थैलिडोमाइड थेरेपी पे अगर पेशेंट है, या जो हार्मोन थेरेपी पे पेशेंट्स हैं, तो जो रूटीन रिकमेंडेशन है लो डोज एस्पिरिन का, वही हमें फॉलो करना है। कई लोगों का ये रिकमेंडेशन है कि वैक्सीनेशन के टाइम में हम लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करेंगे और पोस्ट वैक्सीनेशन इतने दिन में बंद करेंगे, तो ऐसे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर पेशेंट पोस्ट स्प्लेनेक्टमी है और एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन द प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 5 lakhs, इट इज 3 lakhs, 4 lakhs, नो नीड टू गिव एस्पिरिन इवन एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। और अगर ऑलरेडी 5 लाख से ऊपर है थैलेसीमिया पेशेंट पोस्ट स्प्लेनेक्टमी, आप वैसे भी लो डोज एस्पिरिन दे रहे हो, यू कैन कंटिन्यू एज रिकमेंडेड बिफोर। पर वैक्सीनेशन के लिए अलग से ऐड करना या बंद करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो वो मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगा। देन पेशेंट्स विद एप्लास्टिक एनीमिया, तो जैसा मैंने कहा एप्लास्टिक एनीमिया में इट इज ए कंडीशन ऑफ पैनसाइटोपिनिया। तो इन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन भी कम होता है, डब्ल्यूबीसी भी कम होता है, प्लेटलेट भी कम होता है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है, एक तो अगर डब्ल्यूबीसी कम है ना, पेशेंट न्यूट्रोपीनिया में है, तो जो हमने पहले बोला था कि अगर पेशेंट एप्लास्टिक एनीमिया का है और ऑलरेडी न्यूट्रोपेनिक है, सो इफ द पेशेंट इज क्रोनिक न्यूट्रोपेनिक, मतलब अगर न्यूट्रोपीनिया उसको लंबे समय से है लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो गिव वैक्सीनेशन। बट अगर पेशेंट न्यूट्रोपेनिक है, पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक, सो देन वेट जब तक पेशेंट सही नहीं हो जाता। यही चीज हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, अगर प्लेटलेट काउंट हमारा लेस देन मतलब प्लेटलेट काउंट हमारा लो है, कट ऑफ प्लेटलेट काउंट इज 20,000 फॉर गिविंग सेफ इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन। सो अगर हमारा प्लेटलेट काउंट 20,000 या इवन कई जगह कट ऑफ 30,000 है, तो अगर हमारा प्लेटलेट काउंट 20 या 30,000 से ऊपर है, सेफली हम इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन दे सकते हैं। 30,000 से नीचे है, अप्लाई प्रेशर फॉर 5 मिनट्स, लेस देन 20,000 है, आप ट्रांसफ्यूज करके भी दे सकते हैं। सो कई बार क्या होता है कि व्हेन द पेशेंट यूजुअली दे रिसीव ट्रांसफ्यूजन एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंड देन गिव वैक्सीनेशन, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड फर्म प्रेशर एप्लीकेशन, ये चीज है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें प्लास्टिक एनीमिया में ये बात करना चाहेंगे, कई कुछ ऐसी स्टडीज थी कोविड-19 वैक्सीनेशन में, जिसमें ये देखा गया कि जो पेशेंट एप्लास्टिक एनीमिया के हैं, उनको जब वैक्सीनेशन हुआ तो उसके बाद उनका काउंट्स फर्दर ड्रॉप किया या फॉल किया। सो ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हमें पता है कि इट कैन कॉज साइटोपिनिया। सो सिमिलरली अगर हम कोविड-19 वैक्सीनेशन देते हैं, देयर इज अ चांस ऑफ साइटोपिनिया, बट दैट यूजुअली रिकवर्स, ठीक है। तो हमने इसलिए अगर हम देखें तो इसमें हमने ऊपर सबसे पहले मेंशन किया रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। सो अगर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखें, तो जो ड्रॉप ऑफ काउंट का जो रिस्क है, विच इज एक्चुअली टेम्परेरी, which is a very very small risk and it can happen with any viral infection, not only with COVID-19 vaccination, लेकिन बेनिफिट कितना ज्यादा है, because it is a pandemic
the patient is already pancytopenic, patient is already immunocompromised, patient is already on immunosuppressive therapies. So उनके लिए जो एडवांटेज है वैक्सीनेशन का वो कहीं ज्यादा है रिस्क के कंपैरिजन में, तो हमें इसलिए हमें वैक्सीनेशन देना है. हाँ, अगर पेशेंट एटीजी या साइक्लोस्पोरिन दैट इज एंटीथाइमोसाइड ग्लोबुलिन या साइक्लोस्पोरिन थेरेपी लिया हुआ है, so then we can wait for 3 months because it is a immunosuppressive therapy. So after 3 months of ATG we can give safely. हाँ, ये माना गया है कि अगर हम 6 महीने के अंदर देते हैं, कई बार लो इम्यून रिस्पॉन्स दिखता है फॉर वैक्सीनेशन. 6 to 12 months में देयर इज अ वेल रिस्पॉन्स. एंड जो पेशेंट जिन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं एप्लास्टिक एनीमिया में, उनके लिए हमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की गाइडलाइन फॉलो करनी है. ठीक है ना, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज ऑटोइम्यून कंडीशंस. जैसे हमारे पेशेंट्स आईटीपी के पेशेंट्स हैं, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया. सो ये ऑटोइम्यून कंडीशंस है विद इम्यून सप्रेशन. तो इनमें हम ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेशंस देते हैं बिकॉज इट इज ऑटोइम्यून साइटोपेनियास. सो जैसे पेशेंट रिटुक्सिमाब में है, स्टेरॉइड्स पे है, साइक्लोफॉस्फामाइड पे है. सो इन पेशेंट्स में भी वैक्सीनेशन इज अ मस्ट बिकॉज दे आर अगेन हाईली वल्नरेबल ग्रुप, दे आर अगेन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप. कट ऑफ प्लेटलेट की बात हमने पहले कर लिया कि अगर लेस देन 30,000 है, ब्लड प्रेशर लेस देन 20,000 है, वी कैन गिव इवन transfusion whenever it's indicated. Then we come to the malignant conditions. So malignant hematological conditions जैसे leukemia है, lymphoma है, myelodysplastic syndrome, myeloproliferative neoplasm या CLL है. So इस तरह के जो patients हैं जो कि हमारे malignant hematological conditions के patient हैं, they are again highly vulnerable group. They must receive vaccine. That is the recommendation. CLL में all stages are immunocompromised. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि CLL की इनिशियल स्टेज में जब पेशेंट अंडर मॉनिटरिंग है, अगर पेशेंट को हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, जस्ट पेशेंट इज अंडर मॉनिटरिंग इन इनिशियल स्टेज ड्यू टू ल्यूकोसाइटोसिस, even that stage is a immunocompromised state, the patient must be vaccinated. That is the take home message. Second is there is no contraindications for vaccination except history of allergy, जिसमें हमने दो चीजें बोली, नॉन मेडिकल कंपोनेंट से एलर्जी की हिस्ट्री हो या प्रीवियस कोविड-19 वैक्सीन से एनाफिलैक्सिस की हिस्ट्री. बाकी और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है. न्यूट्रोपीनिया के लिए मैंने ऑलरेडी बात कर लिया कि अगर पेशेंट इज सिम्टोमेटिक टिल एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिकवरी वी कैन वेट. अदरवाइज अगर क्रोनिक न्यूट्रोपीनिया है, एसिम्टोमेटिक है, गिव वैक्सीनेशन. ठीक है. Then for thrombocytopenia and anticoagulation we have already discussed. वही गाइडलाइंस हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है. अगर पेशेंट कीमोथेरेपी स्टार्ट हमने नहीं की है, then in that condition we can wait for 14 days to start chemotherapy post vaccination. But that is the ideal situation. ये चीज हमेशा ध्यान रखना है because when we are giving vaccine and we will start chemotherapy, so that will cause immunosuppression. तो जो हमारा एंटीबॉडी का टाइटर है that will not be able to be achieved अगर हमने 14 दिन का टाइम नहीं दिया. That is the ideal condition. But there is a big but here. अगर पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी पे हमने स्टार्ट कर दिया है, तो इन बिटवीन द कीमोथेरेपी, जैसे कई बार होता है कि हम कीमोथेरेपी साइकिल के बीच में हमें 3-3 वीक का गैप रहता है ना. कई बार कीमोथेरेपी की साइकिल के बीच में 28 डेज का गैप रहता है, 2 वीक का गैप रहता है. सो इन बिटवीन दैट वी कैन टेक द डोजेस, है ना. तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें 14 दिन का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, बिकॉज वी आर फाइटिंग अ पैंडेमिक, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड द ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वी आर डीलिंग विद आर हाईली वल्नरेबल ग्रुप्स. सो ये इंपॉर्टेंट है. आइडियली अगर हम कर सकते हैं 14 डेज, that is good, but if we have already started on immunosuppressive therapy or chemotherapies, in between the cycles we can take time for vaccination. Okay. Then patients with multiple myeloma, MGUS, amyloidosis. So multiple myeloma के patients हैं, है ना, and monoclonal gammopathy of unknown significance और amyloidosis के जो patients हैं, they are also highly vulnerable group because of multiple reasons. पहली चीज तो old age of presentation. So usually जो ये patients हैं, they are old age patients. तो पहली बात तो वो ऑलरेडी हमारे हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं. देन दे विल हैव मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज साथ में. सो दैट इज द पेशेंट में हैव कार्डियक अमाइलोइडोसिस, पेशेंट में हैव रीनल अमाइलोइडोसिस. सो बहुत सारी इसमें साथ में हो रहता है. देन इम्यूनोसप्रेशन इट माइट बी डिजीज रिलेटेड. सो पेशेंट ओल्ड एज है, कोमॉर्बिडिटीज है, तो डिजीज की वजह से इम्यूनोसप्रेस्ड रहता है, या तो हमारा ट्रीटमेंट रिलेटेड इम्यूनोसप्रेशन रहता है. कई ऐसे हम ड्रग यूज करते हैं जिससे पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेशन में रहता है ना. स्टेरॉइड्स है, डैरेटुमुमाब है,
ये सब जो हम ड्रग्स यूज करते हैं ये फर्दर वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शंस इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। सो ये जो पेशेंट्स हैं, मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट, एमगस के पेशेंट, अमाइलोइडोसिस के पेशेंट, दे आर इंडिकेटेड टू बी वैक्सीनेटेड अनलेस स्पेसिफाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो एक अलग बात है, बट इन पेशेंट्स में हमें वैक्सीनेट करना है, बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया ना, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर इम्यूनोसप्रेशन, और जिनमें हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रखा है उसके लिए हम बीएमटी गाइडलाइन फॉलो करें, ठीक है। देन आई थिंक दिस इज द लास्ट ग्रुप फॉर द पेशेंट्स हु आर recipient of bone marrow transplant, that is hematopoietic stem cell transplant and CAR T cell recipients. So जो हमारी guidelines है, these guidelines are taken from ASH guidelines, American Society of Hematology guidelines जो है ASH guidelines, latest है February and April 2021 की जो guidelines हैं, उसके अलावा आपकी British Society of Hematology की guidelines, so उनसे हमने कुछ guidelines ली हैं। तो जो patients जिनको हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट देना है या जिन्होंने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है या आपने CAR T सेल थेरेपी ऑलरेडी दी हुई है, इन पेशेंट्स में क्या है, प्री स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। सो हमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम प्लान कर रहे हैं तो सेम वही कीमोथेरेपी वाला कॉन्सेप्ट है, वी कैन डिले फॉर 14 days प्रायर टू कंडीशनिंग, वी कैन गिव वैक्सीन and can wait for 14 days for conditioning, let the antibodies against COVID-19 develop and then we can go for conditioning. So that is important because हमने जो भी conditioning हम करेंगे, चाहे हम reduced intensity करें या myeloablative करें, जो भी हम conditioning करेंगे वो immunosuppression करेगा, and when it will cause immunosuppression it will affect the vaccine efficacy also. So अगर possible है pre stem cell transplant 14 दिन पहले vaccine दे दीजिए, 14 दिन का वेट करके then we can go for stem cell conditioning. Patients who have received allo stem cell transplant, इनको हम post stem cell transplant after 3 months we can vaccinate except on immunosuppression. अगर patient severe immunosuppression में है या patient high dose steroid में है, उस exception को अगर छोड़ दें तो auto stem cell transplant और allo stem cell transplant दोनों में ही 3 to 6 months post transplant पेशेंट कैन बी सेफली वैक्सीनेटेड। तो ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनका हमने ऑलरेडी ट्रांसप्लांट कर दिया है। सो अगर एलो ट्रांसप्लांट या ऑटो ट्रांसप्लांट हमने ऑलरेडी कर दिया है, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 months एनफ फॉर वैक्सीनेशन। अगर इम्यूनोसप्रेशन में है तो देन वी हैव टू वेट, और अगर हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है सो 14 days का गैप करके हम पहले वैक्सीनेट करें, देन वी कैन स्टार्ट कंडीशनिंग। ओके, देन पेशेंट्स ऑन माइल्ड GVHD, अगर पेशेंट पोस्ट ट्रांसप्लांट माइल्ड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में है या पेशेंट को लो डोज स्टेरॉइड चल रहा है, लेस देन 0.5 mg पर केजी प्रेडनिसोलोन इक्विवेलेंट अगर चल रहा है, गिव वैक्सीन। सो अगर माइल्ड GVHD पेशेंट है या प्रेडनिसोलोन लेस देन 0.5 mg पर केजी इक्विवेलेंट चल रहा है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन। बट मॉडरेट टू सीवियर GVHD में है, प्रेडनिसोलोन इक्विवेलेंट मोर देन 0.5 mg पर केजी है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है, देन वी हैव टू वेट एंड कंसीडर ऑन केस टू केस बेसिस, ठीक है ना। देन CAR T सेल थेरेपी पे अगर पेशेंट्स हैं, पोस्ट 3 months वी कैन गिव वैक्सीनेशन, ठीक है। सो दीज आर द लेटेस्ट रिकमेंडेशंस। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग दीज आर द रिकमेंडेशंस, दे कैन चेंज विथ टाइम टू टाइम, समय के साथ इनमें बदलाव आ सकते हैं, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि एक नई बीमारी है, नई वैक्सीन है। इसके अलावा अगर फर्स्ट और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बीच में अगर कोई पेशेंट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का है और अगर फर्स्ट और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बीच में अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर हमें जस्ट वेट करना है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है ना। सो जैसे ही रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स होगा वी कैन वैक्सीनेट, ठीक है। कोई भी एविडेंस वैक्सीन एसोसिएटेड एनहांस डिजीज का कोई एविडेंस नहीं है, सो जस्ट वेट फॉर द सिम्टम्स टू रिजॉल्व, आइसोलेशन टू फिनिश एंड देन वी कैन गिव द सेकेंड डोज। ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक CAR T पेशेंट को हमने कन्वल्सेंट प्लाज्मा दिया है, कोविड-19 कन्वल्सेंट प्लाज्मा दिया है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी है टू कोविड-19, देन वी हैव टू डिले फॉर 90 days. सो दैट इज द रिकमेंडेशन। सो अगर कोई पेशेंट है उसको हमने वैक्सीनेशन किया है या नहीं भी वैक्सीनेशन किया है और उसको इन्फेक्शन हो गया है और हमने उसे कोविड कन्वल्सेंट प्लाज्मा दिया है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट कोविड-19 दे रखा है, देन वी हैव टू वॉच फॉर 3 months फॉर गिविंग वैक्सीनेशन।
ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोस्ट वैक्सीनेशन कोविड प्रोटोकॉल. सो बिकॉज दे आर हाईली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, पहली चीज. दूसरा, हमें पता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स टू वैक्सीन है दैट इज वेरी वेरिएबल इन दीज पेशेंट्स. सो वी हैव टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स पोस्ट वैक्सीनेशन एंड वी हैव टू वैक्सीनेट ऑल द क्लोज कॉन्टेक्ट्स. सो ऑल द क्लोज कॉन्टेक्ट्स में फैमिली मेंबर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इनको डील कर रहे हैं, सभी को हमें वैक्सीनेट करना है. ठीक है. सो दैट इज द लेटेस्ट रिकमेंडेशन फॉर नाउ. सो इसी के साथ मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी मैंने अभी तक डिस्कशन किया उसमें जो भी रिकमेंडेशंस हैं, बिकॉज कॉमनली इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये डाउट्स आते रहते हैं कि हमें वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है, कौन सा वैक्सीन लेना है, कब लेना है. तो ये गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट है तो इन दैट केस you can ask the questions and you can like and share the presentation, subscribe the presentation, and I will try to sort out the questions, whatever questions can be sorted out. So इसी के साथ सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और स्पेशली जो मेरे हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनके दिमाग में कोई भी डाउट है, they can contact me anytime. Get yourself vaccinated. There is no absolute contraindication for vaccination. Thank you very much.